Hello everyone, I am Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper's Top. So guys, in this video we will discuss the prelim facts, specific most important facts of the National Policy for Rare Disease 2021. ये आपके डेवलपमेंटल टॉपिक के अंदर आएगा, उसी के साथ ये सोशल जस्टिस और सोशल एम्पावरमेंट दोनों के टॉपिक के अंदर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्यों है इस टॉपिक की, क्योंकि देखिए क्या था कि दिल्ली हाई कोर्ट जो था उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा था कि आप जो है रेयर डिजीज़ को इतनी मतलब कि सीरियसनेस से नहीं ले रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप एक रेयर डिजीज़ कमेटी को बनाएं, उसी के साथ रेयर डिजीज़ फंड बनाएं और उसके बाद जो है फाइनलाइज कर दीजिए कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। और जो कोर्ट था उन्होंने एक डेडलाइन दी थी 31 मार्च 2021 की, तो जिसके अंडर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब इसको नोटिफाई कर दिया है। तो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी जो है वो किसके थ्रू अप्रूव की गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू इसको अप्रूव किया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेयर डिजीज होता क्या है। तो देखिए, एक ऐसी बीमारी जो आपको कई लाखों लोगों में किसी एक में देखने को मिलेगी, पर वो बीमारी इतनी खतरनाक होगी कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेयर डिजीज, मतलब जो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है। ठीक है, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में ये डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे रेयर डिजीज जो होती है वो बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मतलब जिसका इलाज नहीं है, जो आपकी जानलेवा बीमारियां आती हैं, उसी के साथ जो है क्रोनिकली होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 10-5 दिन के लिए आपके पास हुई, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, ये आपकी लाइफ लॉन्ग होती है, क्रोनिक डिजीज की कैटेगरी के लिए अंदर आती है, जिसका प्रिविलेंस तो लो होता है, मतलब कि कई लोग, लाखों लोगों में आपको किसी 1-2 पर्सन में देखने को मिलेगी, पर कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसी के साथ अगर देखिए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी रेयर डिजीज आपको देखने को मिलेगी, तो 6000 से लेकर 8000 रेयर डिजीज जो है वो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, जिसमें से 80% जो होती है वो जेनेटिक ओरिजिन की होती है। मतलब जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स के थ्रू या फिर उसके फैमिली ट्री के थ्रू उसको वो डिजीज़ लग जाती है और वो उस बीमारी के साथ ही पैदा होता है, और 50% जो वो अफेक्ट करता है वो चिल्ड्रन को करता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये सारे प्रीलिम्स के पॉइंट है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि अडल्टहुड में जाता है या नहीं जाता, यहाँ पे देखिए 50% चिल्ड्रन को कहा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो जो 50% है वो फिर अडल्ट में चली जाती है। क्या होता है कि आप सिंपल सी चीज़ देखिए कि हमें छोटी मोटी भी बीमारी लग जाती है, हमें जुकाम बुखार भी हो जाता है, तो हमारा एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल जो होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं इन रेयर डिजीज़ के साथ, वो अडल्टहुड में पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कि जो मरने का दर है वो इतना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा चिल्ड्रन पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर इसको देखा जाता है। इस वजह से 50% अफेक्ट चिल्ड्रन यहाँ पे दे रखा है। अगर हम बात करें मेनली डिजीज़ की, तो मोस्टली डिजीज़ जो होती है उनका कोई भी इलाज जो होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। तो ये रेयर डिजीज़ का आपका डेफिनेशन हो गया। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब जो ये पॉलिसी बनाई गई है इसमें कुछ एम्स रखे गए हैं। हमने देखा कि क्रोनिक डिजीज़ है, बहुत रेयरली हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी उतना ही टफ होगा, और मतलब कि दूसरी फॉरेन कंट्रीज से अगर हम उसको लेंगे तो वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एम रखा गया है वो रखा गया है कि लोकल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में बन सके, जिससे उनका प्राइस कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एक्सेस कर सके। तो फोकस जो है वो इंडिजिनस रिसर्च और लोकल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन के ऊपर रखा गया है। उसी के साथ क्या होगा कि जब लोकल प्रोडक्शन मेडिसिन का होगा, इंडिजिनस रिसर्च होगी, उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगी, तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी डिक्रीज होगा। और उसी के साथ क्या होता है कि देखिए कुछ बीमारियां ऐसी होती है रेयर डिजीज़ के अंदर कि अगर उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया जाए तो कुछ परसेंटेज चांसेस होते हैं कि आगे जाके वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, रहेगी तो वो प्रेजेंट तो रहेगी, बट उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये भी एक एम हो गया कि यहाँ पे रेयर डिजीज को डिटेक्ट करना और स्क्रीन करना अर्ली स्टेज पे, ताकि आगे उसका प्रिवेंशन किया जा सके। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। अब आते हैं कि क्या क्या पॉलिसी के अंदर प्रोविजंस रखे गए हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया, कैटेगराइजेशन किया गया। कैटेगराइजेशन का क्या मतलब है कि रेयर डिजीज़ के भी टाइप्स होते हैं कि भाई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मल है, माइल्ड है, लाइफ लॉन्ग है, थोड़े टाइम के लिए है, 10-12 साल के लिए। तो इन चीज़ों के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया गया है, जिसमें ग्रुप 1 के अंदर जो है वो ऐसे डिसऑर्डर्स को रखा गया है कि जिसका अगर एक फुल टाइम एक बारी में ट्रीटमेंट कराया जाए, हालांकि ट्रीटमेंट महंगा होगा पर वो ट्रीट हो सकती है फिर। ठीक है, तो ग्रुप 1 के अंदर वो डिजीज़ जो कि 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगी। ग्रुप 2 जो है
उसके अंदर रखा गया है कि ऐसी बीमारियां जो कि लॉन्ग टर्म है और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट उसका चाहिए, जैसे कि मैं एक सिंपल डायलिसिस का एग्जांपल दे रही हूँ, वो रेयर डिजीज़ में नहीं आता, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि डायलिसिस का जो पेशेंट होता है वो क्या होता है कि उसको हर 10-15 दिन बाद जो है अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना पड़ता है डायलिसिस के पेशेंट को। तो ये क्या होगा, एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया कि वो जब तक जिएगा उसको वो कराना ही कराना पड़ेगा। तो वो किसके अंदर आ गया, ग्रुप 2 के अंदर आ गया। फिर जो ग्रुप 3 है उसमें कहा जाता है कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है उस बीमारी का, पर वो ट्रीटमेंट जो है वो इतना ज़्यादा महंगा है कि अगर 100 पर्सन्स को बीमारी है तो उन 100 में से भी स्पेसिफिक को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है कि उन 100 के 100 लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपके ग्रुप 3 के अंदर आ जाएंगे। अगेन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है या फिर हर वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो उसकी PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रोविजन। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की। तो देखिए जो ग्रुप 1 था, ग्रुप 1 क्या था यहाँ पे कि जिसका वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। जो पर्सन ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, कितने का, ₹20 लाख का। और ये जो 20 लाख रुपए उस पर्सन को दिए जाएंगे वो किसके अंडर दिए जाएंगे, तो एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसका नाम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, उसके अंडर ₹20 लाख का बेनिफिट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट उस पर्सन को प्रोवाइड किया जाएगा। अब राष्ट्रीय आरोग्य निधि क्या है कि जिसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है, और सिर्फ इसी के अंडर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि जब बनाई गई थी उसका एम ही ये रखा गया था कि हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है उन पेशेंट्स को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। और बिलो पॉवर्टी लाइन ही नहीं, उसी के साथ मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन तो एक क्राइटेरिया है ही है, उसी के साथ उस पर्सन को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होनी ज़रूरी है, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट उसको रिसीव होगा वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में ही अवेल हो सकता है। तो इस वजह से जो है ये फंड भी राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर रखा गया है। अब राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर तो 20 लाख रुपए अमाउंट रख दिया गया, और जो पर्सन रह गए उनका क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी होंगे जो अलग हो जाएंगे, जो कि मतलब कि BPL फैमिलीज तक लिमिटेड नहीं रखे गए हैं। तो BPL फैमिलीज से आगे भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि BPL के अंडर नहीं आता बट फिर भी उसको रेयर डिजीज़ है, तो 40% पॉपुलेशन जो है उसको एक्सटेंड किया गया है इस फैसिलिटी को, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर एलिजिबल होंगे और उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। बट यहाँ पे जो ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा वो खाली टर्शरी हॉस्पिटल्स में किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्या है, हर स्टेज ऑफ जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसमें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ट्रीटमेंट किया जाता है। बट इसके अंदर रेयर डिजीज के अंदर सिर्फ टर्शरी हॉस्पिटल्स जो है उसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे नहीं किया जाएगा। अब ये तो बात हो गई फाइनेंशियल सपोर्ट बाय गवर्नमेंट। अब अल्टरनेट फंडिंग, क्योंकि सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं है कि इतने महंगे इलाजों को किया जा सके और हर किसी को प्रोवाइड किया जा सके। तो आपने खुद देखा होगा कि जब आप कभी भी ब्राउजिंग कर रहे होते हैं गूगल पे या कहीं पे, तो आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट पॉपअप हो जाता है और वहाँ पे किसी भी बच्चे की मेडिकल कंडीशन दिखाई जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप चाहे तो डोनेशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है अल्टरनेट फंडिंग। इसमें क्या होता है कि वॉलंटरी क्राउड फंडिंग जो है उसका ट्रीटमेंट मतलब कि उसका एक प्रोविज़न दिया जाता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन बता दी जाती है कि ये पर्सन इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, आप चाहे तो अपना डोनेशन दे सकते हैं। तो अल्टरनेट फंडिंग क्या होगी, वो यहाँ से होगी बाय वॉलंटरी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये वाला याद रखना, यहाँ पे कॉर्पोरेट डोनर्स जो है उनको भी इंक्लूड किया जाता है। अब बात आती है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, मतलब पॉलिसी जो है इसका ये काम है कि जो टर्शरी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे सिर्फ एक आप ट्रीटमेंट ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं कि वहाँ पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है कि आपको आगे दिक्कत नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से 8 हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है मतलब कि प्रोवाइड की जाएंगी, कहाँ पे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर। और यहाँ पे वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो ₹5 करोड़ का प्रोवाइड किया जाएगा उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, ताकि उसकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जो है रेयर डिजीज़ के लिए वो उसको अपग्रेड कर सके। ठीक है, उसी के साथ एक नेशनल रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी, क्योंकि जब आपने एम पढ़े उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि इंडिजिनस रिसर्च की जाएगी ताकि लोकल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन हो सके। उसी के लिए नेशनल रजिस्ट्री बनाया जाएगा हर हॉस्पिटल के अंदर। तो हर हॉस्पिटल के अंदर जो ये रजिस्टर बनाया जाएगा उसके अंदर जो एडिक्वेट डाटा है कि मतलब कि कितने पर्सन जो है वो किस रेयर डिजीज़ को लेके आ रहे हैं, वो जो है मतलब डिजीज़ जो है वो कौन सी पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिल रही है, बच्चों के, जवानों के अंदर मिल रही है या फिर कितनी लाइफ स्टेज है, क्या उसके सिम्टम्स है, क्या उसका एक अलग ग्रुप है, ये सारा जो डाटा है वो मेंटेन किया जाएगा नेशनल रजिस्ट्री के अंदर, ताकि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर वो उसको अवेल कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे प्रोविजंस। अब कुछ जो है फैक्ट्स और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि 6000 से 8000 जो है वो रेयर डिजीज़ कैटेगराइज की गई है, जिसमें से
5% से कम डिजीज़ का जो है वो अवेलेबल ट्रीटमेंट है अभी इंडिया के अंदर या कहीं पे। और यहाँ पे एग्जांपल आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि एग्जांपल्स के अंदर कि ये रेयर डिजीज़ की कैटेगरी के अंदर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट आ जाता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। मैं एक बार आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जो आप बच्चे को देख रहे हैं ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ सफ़र कर रहा है। तो आप ये देखिए कि कितने ही आप बच्चे हैं जो आप इस तरीके के देखते नहीं देख पाते ना। तो ये आ गया रेयर डिजीज़ के अंदर। उसी के साथ पोम्प डिजीज़ हो गया। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, इस तरीके से पर्सन जो होता है उसको पूरी लाइफ टाइम अपना ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे नेजल पाइप्स लगे हुए हैं इनको, और ऑक्सीजन इनको बाहर से चाहिए होते हैं, मतलब कि नॉर्मली इन्वायरमेंट से नहीं ले सकते हैं। उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाता है, आपके मसल्स का स्पाज्म होता है, यहाँ पे स्पिना बाइफिड हो जाता है। और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन, जैसे आपको कोई भी कट लगता है तो क्या होता है कि आपका ब्लड थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, बाद में ना 1-2 मिनट बाद रुक जाता है। बट हीमोफीलिया में क्या होता है कि वो ब्लड जो है वो फ्लो होता रहता है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के अंदर ये सबसे पहले देखा गया था इंग्लैंड के अंदर। तो और ये तीनों ही पिक्चर मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि ये आपके साइंस के स्टैटिक पोर्शन के अंदर भी मेंशन है और अगेन करंट अफेयर के अंदर एग्जाम्पल के अंदर है। तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसी के साथ 95% रेयर डिजीज जो होते हैं उनका कोई भी अप्रूव ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। एक बार इंडिया की भी बात कर लेते हैं स्पेसिफिक। तो डिजीज़ जो होती है वो डेफिनेशंस उनकी वेरियस कंट्रीज़ में अलग अलग होते हैं। और अगर इनका प्रिवलेंस रेट की देखते हैं तो 10 लाख में से किसी एक पर्सन के अंदर इस डिजीज़ को देखा जा सकता है। और इंडिया के अंदर 50 से लेके 100 मिलियन पीपल जो है वो रेयर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। और इस पॉलिसी के अंदर ये भी कहा गया है कि 80% जो कंडीशंस हैं ये किसके अंदर मिलती है, बच्चों के अंदर मिलती है। वही चीज़ मैंने आपको बताई जो पहले, क्योंकि वो अडल्टहुड में पहुंच ही नहीं पाते हैं, उससे पहले ही वो मोर्बिडिटी या मोर्टेलिटी रेट क्योंकि इसका हाई होता है। तो इसी के साथ हमने नेशनल रेयर डिजीज़ को कंप्लीट किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।